ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि एक गायत्री साधक परम पूज्य गुरुदेव के साथ सिद्ध आश्रम गए। वहां उन्हें महर्षि विश्वामित्र एवं अन्य ऋषियों के दर्शन हुए। सभी का कहना था कि सनातन धर्म के अनुयायियों को संध्या गायत्री को अपनी दिनचर्या और जीवनचर्या का अंश बनाना चाहिए। पर चूंकि पारंपरिक या प्राचीन संध्या उपासना लंबी और जटिल है, इसलिए उन दिव्य सत्ताओं के परामर्श पर परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री योग का विधान बनाया, जो पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। आइए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 1975 की दीपावली बीत चुकी थी। हवाएं सर्द और हिमालय की तराई में बर्फीली होने लगी थीं। शांति कुंज से दूर पहाड़ियों पर यदा कदा बर्फीली चादर दिखाई देती। ये दृश्य शांति कुंज परिसर से भी दिखते थे, कभी वास्तव में और कभी कल्पना में। कल्पना में इसलिए कि सुबह के कुहासे को चीरता हुआ सूरज जब पूर्व दिशा में अपनी किरणें बिखेरता तो प्रतीत होता था कि बर्फ फैल रही है। नहीं होने पर भी आभास तो मिलता ही कि एक श्वेत धवल चादर तन रही है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रही होगी। शांतिकुंज के बाहर और पीछे सड़क पर गायों के झुंड निकल रहे थे। सजी धजी गायों के गले में बंधी घंटियां बिना किसी लय ताल के बजती और वातावरण में संगीत बिखेर देती। उस दिन गोपाष्टमी थी। शांतिकुंज में गुरुदेव ने उस दिन का लेखन कार्य संपन्न किया और कंधों पर ओढ़ी तह कर रखी हुई शॉल खोली। उसे लपेटकर वे कक्ष से बाहर निकले और बाहर बरामदे में चहलकदमी करने लगे। कुछ कदम ही चले होंगे कि उनका ध्यान आकाश में तैरते हुए एक बादल के टुकड़े की ओर गया। वह टुकड़ा जैसे गुरुदेव के पास ही उड़ा चला आ रहा था। इस तरह उड़ रहा था जैसे पग पग चल रहा हो। पास आते आते वह आकार लेने लगा। बरामदे के बाहर आकर रुक गया तो मानवीय आकार लेने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां एक वायवीय शरीर उभरने लगा। आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई। 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों जैसी वेशभूषा में एक अधेड़ अंग्रेज व्यक्तित्व सामने हवा में खड़ा था। चेहरे पर घनी लंबी मूछें, सिर पर थोड़े से बाल और हल्की दाढ़ी वाला यह व्यक्ति ऊंचे पूरे कद का था। गुरुदेव ने उस पुरुष छाया को अभिवादन में हाथ उठाया। उस पुरुष आकृति ने झुककर प्रणाम किया और अपना परिचय देने के लिए होठ खोले ही थे कि गुरुदेव ने कहा, आइए ह्यूम साहब, भीतर आ जाइए, आपका स्वागत है। वह आकृति बरामदे में उतर आई। गुरुदेव ने उन्हें अपने कक्ष में आमंत्रित किया और अपने साथ ले जाते हुए ये भी कहा कि आपके आगमन की सूचना मिल गई थी। सुबह या 9-10 बजे तक आपके आने की संभावना थी। प्रयोजन भी स्पष्ट था। सिर्फ आपसे मिलना बाकी था। वह साध भी पूरी हो रही है। गुरुदेव के बताए हुए स्थान पर बैठते हुए ह्यूम ने थोड़ा संकोच जताया और कहा, साथ तो मेरी पूरी हो रही है गुरुदेव। आपकी कृपा से हम लोगों ने 100 साल पहले जो काम शुरू किया था वो आपके मार्गदर्शन में ही पूरा हो रहा है। ह्यूम के वायवीय शरीर ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और आश्वस्त सा होते हुए कहा कि आपसे आज की मुलाकात के बाद हम लोग विश्राम से सो सकेंगे। इस प्रसंग को कुछ पल के लिए विराम देकर पृष्ठभूमि में चलते हैं। जिस वायवीय शरीर का यहाँ उल्लेख किया गया है वह 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का था। ब्रिटेन में जन्मे ह्यूम ने भारत में बंगाल सिविल सर्विस से अपना कामकाजी जीवन शुरू किया और 1882 में रिटायर होने तक वे विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहे। इसके बाद उन्होंने 1884 के अंत में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और व्योमेश नाथ बनर्जी के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का निश्चय किया। साल भर घनघोर प्रयत्न करने के बाद उन्होंने तथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले आदि ने साथ मिलकर दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर ली। कांग्रेस की स्थापना से 2 साल पहले ह्यूम ब्रिटिश राज की सेवाओं से निवृत्त हो चुके थे। उनके बारे में प्रसिद्ध है कि वे शरीर से भले ही भारतीय न हो,
लेकिन उनकी काया में भारतीय आत्मा का निवास था। भारत और भारतीय समाज के प्रति उनके लगाव को देखकर यह स्थापित हो चुका था कि उन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए अंग्रेज सरकार से भारतीयों को उनके अधिकार दिलाने की भरपूर चेष्टा की थी। उन्होंने ये बताने की चेष्टा भी की कि भारत के लोग अपने देश का प्रबंध संभालने में सक्षम हैं। उन्हें भी सरकारी नौकरियों और प्रशासनिक सेवाओं में समानता मिलनी चाहिए। ये तो ह्यूम के व्यक्तित्व का प्रशासनिक और राजनीतिक पक्ष था। दूसरा पक्ष आंतरिक और आध्यात्मिक था। ब्रिटिश अधिकारी विलियम वेडरबर्न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मुंबई हाई कोर्ट में जज रहे और बाद में मुंबई सरकार के मुख्य सचिव बनकर रिटायर हुए। वे ह्यूम के अच्छे दोस्त भी थे। उन्होंने ह्यूम की जीवनी में लिखा कि ह्यूम का ऐसे सिद्ध महात्माओं से संपर्क था जो कंदराओं में रहकर रहस्यमय साधना करते रहते थे। वे महात्मा कहीं भी आ जा सकते थे, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देते थे। वे अदृश्य रहते और संसार में किसी भी व्यक्ति, जीव और यहाँ तक कि जड़ वस्तुओं से भी संवाद कर सकते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक प्रतिनिधि कूट हुमीलाल सिंह ने उन अशरीरी महात्माओं के हवाले से लिखा था कि सिद्धों की उस संसद ने ही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया था। जिन क्रांतिकारियों और योद्धाओं को उन्होंने अपना माध्यम बनाया था, उन्होंने सिद्धों के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया। संग्राम के जो परिणाम सामने आए, सिद्ध पुरुष उससे संतुष्ट थे। इतिहास में वह संग्राम भले ही विफल लिखा गया हो, लेकिन सिद्ध पुरुष उसे वहीं तक ले जाना चाहते थे। वे चाहते तो इसे आगे तक ले जा सकते थे, पर उनकी दृष्टि में भारतीय जनमानस इससे आगे के परिवर्तन झेलने के लिए तैयार नहीं था। पूर्ण स्वतंत्रता या नए राष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए उनके अनुसार 90 वर्ष का एक चक्र पूरा होना आवश्यक था, और वो चक्र पूरा हुआ भी। उस समय के उपलब्ध सोसाइटी के दस्तावेज बताते हैं कि कूट हुमी जैसे कई प्रतिनिधि सिद्ध महात्माओं के संपर्क में थे और वे ह्यूम को उनकी योजनाओं के बारे में बताया करते थे। उन सूचनाओं के आधार पर और अपने प्रत्यक्ष संपर्कों से मिली जानकारी के अनुसार ह्यूम ने नवंबर 1886 में लिखा था कि भारत परिवर्तन के लिए तैयार हो रहा है। भविष्य में वह नए विश्व के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस देश में मौजूद अंग्रेजी राज उस भूमिका के लिए तैयार करने का एक छोटा सा दायित्व ही पूरा कर रहा है। जिस दिन वह दायित्व पूरा हो जाएगा, अंग्रेज यहाँ एक मिनट भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए ब्रिटेन को ये नहीं सोचना चाहिए कि भारत देश पर शासन करना अथवा यहाँ का मालिक होना उनकी नियति है। आइए इस पृष्ठभूमि के बाद हम 1975 की गोपाष्टमी की सुबह पर वापस आते हैं। गुरुदेव के कक्ष में A.O. ह्यूम की वायवीय उपस्थिति में शांति कुंज के एकाध वरिष्ठ कार्यकर्ता भी पहुंचे, पर उन्हें आभास तक नहीं हुआ कि वहां कोई है और गुरुदेव से संवाद कर रहा है। कार्यकर्ता अपनी बात कहकर और गुरुदेव के निर्देश लेकर चले गए। इससे ह्यूम को अपना संवाद जारी रखने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तिब्बत के पास एक रहस्यमय क्षेत्र में विश्व को नया रूप देने के लिए तप कर रहे महात्माओं के बारे में ह्यूम ने कहा कि वे सभी महात्मा एक बार गुरुदेव को अपने बीच में देखना चाहते हैं। वे लोग यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक है कि सबका या अधिकांश अथवा उनके चुने हुए प्रतिनिधि भी यहाँ पहुँचे तो मार्ग में उथल पुथल मच जाएगी। जिस मार्ग से वे आएंगे वहाँ का वातावरण उनकी उपयुक्त नहीं है। उनकी उपस्थिति या प्रवास का स्पर्श उस वातावरण में परिवर्तन लाएगा और वह परिवर्तन उस मार्ग में रहने वाले मनुष्यों को सहन नहीं होगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि गुरुदेव स्वयं उस क्षेत्र में चलें और महात्माओं से संवाद करें। ह्यूम ने बताया कि उस क्षेत्र में 24,118 सिद्ध पार्षद तप अनुष्ठान में निरत हैं और वे समय समय पर दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जाते रहते हैं। ह्यूम ने अपनी वायवीय सत्ता को भी उस सिद्ध क्षेत्र का अनुग्रह ही बताया। कहा कि वे उन महात्माओं के प्रतिनिधि और संदेशवाहक के रूप में ही काम करते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी कोट की जेब से एक कागज निकाला और गुरुदेव के सामने रख दिया। कागज दरअसल किसी पत्र की प्रतिलिपि था।
गुरुदेव ने वह कागज उठाया और देखने लगे। पत्र की कुछ पंक्तियां देखते ही उन्होंने कहा, ये तो स्वामी विवेकानंद की लिखावट लगती है। A.O. ह्यूम ने पुष्टि की और कहा, हाँ, यह पत्र उन्होंने 1849 में अपने गुरु भाई स्वामी तुरायानंद को लिखा था। अमेरिका में तब उनका काम फैल रहा था। रामकृष्ण मठ और मिशन की शाखाएं खुल रही थीं। कैलिफोर्निया में एक श्रद्धालु अमेरिकी ने उन्हें 160 एकड़ जमीन दान में दी थी ताकि वहां रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो सके। और दिशाओं से भी सहयोग मिल रहा था, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने भारत वापस आने का मन बना लिया था। स्वामी तुरायानंद उन दिनों स्वामी जी के साथ ही प्रवास पर थे और सैन फ्रांसिस्को में वेदांत आश्रम की व्यवस्था बनाने में लगे हुए थे। गुरुदेव ने वह पत्र एक नजर से देखा और फिर ह्यूम की ओर दृष्टि घुमाई। अपनी ओर देखते पाकर ह्यूम ने कहा, गुरुदेव, यह स्वामी विवेकानंद के पत्र की प्रतिलिपि है। पारलौकिक शक्तियों ने इसे तैयार किया है और मुझे आपको दिखाने के लिए सौंपा है। पत्र में स्वामी विवेकानंद कुछ अधीर और उतावले से दिखाई दे रहे हैं। लगता है वे जल्दी में हैं, जैसे उनके पास समय की कमी है और वे कुछ काम तुरंत फुरत पूरे कर लेना चाहते हैं। ह्यूम ने कहा, हाँ, ये सही है। हिमालय के योगियों का कहना है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को समय से पहले ही साक्षात्कार करा दिया था और उस साक्षात्कार को फिर पूछ भी दिया था। कहा था कि 16 वर्ष बाद जब समय आएगा तो तुम्हें इस अनुभूति का कोश फिर हासिल हो जाएगा। तब तक भगवान का काम करो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जो समय सीमा निर्धारित की थी वह पूरी हो रही थी और स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य भी लड़खड़ा रहा था। इसीलिए स्वामी जी अपनी मातृभूमि और गुरु भूमि लौटने के लिए अधीर थे। गुरुदेव ने पूछा, इस पत्र में तो स्वामी जी ने दोबारा आने की बात लिखी है, परंतु भारत आने के बाद तो वे कभी विदेश लौटे ही नहीं। उनके भारत आने की बात का क्या रहस्य है? तब A.O. ह्यूम ने कहा, स्वामी विवेकानंद अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में ज्यादा दिन नहीं रह पाए थे। मुश्किल से 3-4 वर्ष, और वो भी टुकड़ों टुकड़ों में ही उन्हें गुरु का सानिध्य मिला। इसके अलावा शुरू में उनके मन में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति संदेह भी था। निराकरण होने और समर्पण संपन्न होने के बाद गुरु के प्रत्यक्ष सानिध्य की उनकी लालसा बनी रही। इसलिए वे चाहते थे कि एक जन्म और हो जिसमें अपने गुरु का काम पूरे मन से, पूरा समय लगाकर और पूरी आयु भर करते रहें। ये तो आप जानते हैं कि आदि शंकराचार्य की भांति स्वामी विवेकानंद के लिए भी विधाता ने 17-18 साल की जीवन अवधि नियत की थी। उनके आध्यात्मिक अभिभावकों ने विधि का विधान उलटकर जीवन अवधि बढ़ाई। भगवान रामकृष्ण की कृपा से ही स्वामी विवेकानंद जीवित रह सके। पत्र में उन्होंने जिस वापसी की बात कही वह स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अगले अवतार के समय की ओर इशारा करती है। स्वामी विवेकानंद का आशय था कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब एक बार फिर इस धरती पर आएंगे तो वे अर्थात विवेकानंद भी लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।